ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, मास m है, रेडियस r है। इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रख दिया वर्टिकल पोजीशन में। इस पोजीशन में कि इसका जो स्ट्रेट एज है, जो डायमीटर है, वो वर्टिकल है। अब इस पोजीशन से इसको हमने रिलीज कर दिया। आपको ये बताना है इसमें इस डिस्क का, इसकी जो भी मोशन हो रही है उस मोशन में मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। ओके, देखो इसमें हम करेंगे क्या, पहले तो इस बात को समझो कि मोशन एग्जैक्टली हो कैसी रही है। देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पर लगेगा इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। बाकी यहां पर कांटेक्ट है तो स्टार्टिंग में ये लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर की ओर। इस फ्लोर से परफेक्टली स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन तो आ नहीं सकता है, तो केवल एक फोर्स लगेगा और वो वर्टिकली अपवर्ड है। यानी कि डिस्क पर चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे किसी भी पोजीशन में ये आ जाए, कुछ देर के बाद ऐसी पोजीशन में ये होगी, इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो केवल दो फोर्सेस हैं और दोनों वर्टिकल हैं। हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स किसी भी टाइम पर नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। लेकिन ये तो क्लियर है कि घूमेगा नीचे, पूरी डिस्क घूमेगी, उसका सेंटर ऑफ मास नीचे तो आएगा। तो सेंटर ऑफ मास में केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। तो अब क्या होगा, जरा सोचो कि इस सेंटर ऑफ मास को वर्टिकल लाइन पर नीचे आना है। अच्छा, कहां तक नीचे आएगा, यहां तक तो नीचे आ नहीं सकता है। अब एक बात यह भी है कि अगर इसको नीचे आना है तो यह कैसे हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास इस तरीके से नीचे आए। अगर आप ये सोच रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ये डिस्क ऐसे घूमते हुए चलेगी लाइक दिस, अगर ये ऐसे घूमते हुए आगे बढ़े तो चलो ठीक है, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास को इस तरीके से अगर नीचे लाए, इसका मतलब तुमने उसको हॉरिजॉन्टल चला दिया, और हॉरिजॉन्टल नहीं चलना चाहिए, तो ये सीधा नीचे आएगा। अब ये सीधा नीचे ऐसे आएगा, वर्टिकल लाइन पर चलते हुए नीचे ऐसे आएगा कि डिस्क घूमेगी, और इस तरीके से घूमेगी कि इसका जो कांटेक्ट पॉइंट फ्लोर पे बन रहा है वो लगातार स्लिप होगा, वो लेफ्ट में स्लिप होगा। ये डिस्क इस फ्लोर पर लेफ्ट में स्लिप होती रहेगी, सेंटर ऑफ मास नीचे आता रहेगा, और उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये डिस्क घूमती चली जाएगी। अब क्या होगा, अगर तुम इसको किसी भी इस टाइप की पोजीशन में देखो तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव कर रहा है। आप एक सेंस लगा सकते हैं, रिलीज करने के बाद जब ये मोशन में आएगा तो ये घूम रहा है प्लस नीचे गिर रहा है, जैसे भी चल रहा हो, मोशन तो हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो है, और काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस तो हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास कुछ नीचे आ गया होगा तभी लॉस हुआ होगा, और जो भी लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, सेंटर ऑफ मास अगर नीचे आया है और डेफिनेटली आया है तो उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी भी होगी। इसका मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और साथ साथ डिस्क घूम रही है तो रोटेशन भी हो रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब क्या होगा, लगातार नीचे आने पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले बढ़ेगी, उसके बाद जब ये सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पोजीशन पर आ जाएगा, ये डिस्क जब इस पोजीशन में आएगी फ्लोर पर स्लिप करते हुए, देखो एक चीज ये समझ लो, इसकी ज्योमेट्री भी हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। देखो अभी जो स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास था, बताओ ये कितना था, ये रेडियस के बराबर है, आर के बराबर, और ये आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्क इस पोजीशन में आएगी, इसका ये डायमीटर हॉरिजॉन्टल बनेगा, उस टाइम पर ये ओमेगा गेन कर चुका है, उसके बाद ये और घूमेगा और अब ये यूं ऊपर उठेगा लाइक दिस, तो ये जो डायमीटर है फिर ये ऐसे बन जाएगा, उसके बाद फिर वापस पलटेगा। अच्छा खैर उसको जाने दो। हुआ ये कि जब ये इस पोजीशन में आएगी तो सेंटर ऑफ मास अब इसके बाद नीचे नहीं आ सकता है, सेंटर ऑफ मास अब नीचे नहीं आ सकता है। उसके बाद जब ये यूं घूमना चालू करेगी उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पहले नीचे मूव कर रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी, उसके बाद फिर वेलोसिटी कम होगी, और अल्टीमेटली जब ये सबसे नीचे के पॉइंट पर होगा तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि अब ये नीचे नहीं जा सकता है। और इस डिस्क में, सेमी सर्कुलर डिस्क में, केवल एक मोशन होगी इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, केवल ओमेगा रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, तो ये ओमेगा से मूव कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। अब क्या होगा, जब ये इस पोजीशन में आई, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये रेडियस आर के बराबर है, इसका मतलब डिस्क की जो पोजीशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी,
लाइक दिस। जिस टाइम पर ओमेगा मैक्सिमम है उस टाइम पर डिस्क की ये पोजीशन बन जाएगी। देख लो ध्यान से, सेंटर ऑफ मास यहां पर था ना स्टार्टिंग में, तो वर्टिकल लाइन पर चलते हुए वो यहां पर आएगा, इस तरीके से वर्टिकल लाइन पर चलेगा और डिस्क यूं घूमते हुए स्लिप होते होते अब इस पोजीशन में जब डिस्क आ गई तो सेंटर ऑफ मास नीचे फर्दर नहीं जा सकता है। इस कंडीशन में VCM बन गया 0 और इसके अबाउट इसको घूमना है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द ओनली काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी, दैट वाज गोइंग इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, दोनों को कुछ कुछ मिल रहा था। पहले VCM बढ़ेगा, बाद में VCM कम होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले बढ़ेगी और जब तक वो बढ़ रही है तब तक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस सारा की सारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगा, कुछ हिस्सा जाता रहेगा, ओमेगा ऑफ कोर्स बढ़ता रहेगा, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड फिर ऐसा भी होगा कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी वो कम होना चालू हो जाएगी और वो भी कन्वर्ट होती चली जाएगी रोटेशनल में। और उसके बाद फिर जो फर्दर सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, अब जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस दैट इज गोइंग इनटू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी का लॉस दैट इज आल्सो गोइंग इनटू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और जब ये इस पोजीशन में आएगा तो इसमें सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जरा सोचो, ये तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी डिस्टेंस पर होता है, 4r/3π पर। ये सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में डिस्क जहां पर थी, ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितनी है 4r/3π, ये डिस्टेंस कितनी है r। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्लोर से कितनी हाइट पर था, स्टार्टिंग में कितनी हाइट पर था, r के बराबर। ये स्टार्टिंग में उसकी हाइट थी और जब ये डिस्क इस कंडीशन में आ गई तो सेंटर ऑफ मास का इस फ्लोर से ये हाइट कितना बन गया, ये हाइट बन जाएगा r - 4r/3। तो अब जो हाइट बनेगा इसका दैट इज r - 4r/3π, 4r/3 बोल दिए थे हम, दैट इज एक्चुअली 4r/3π। ओके, तो स्टार्टिंग की हाइट माइनस अब जो हाइट बनी, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, इतना नीचे आ गया। सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, mgh। और ये सारा लॉस कहां गया, सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी में, एंड दैट इज द रोटेशनल। जब डिस्क की ये लोकेशन, ये कंडीशन बनेगी तब उसका ओमेगा मैक्सिमम है और उसमें सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और वो बनेगी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। इससे आपको ओमेगा मैक्स मिल तो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी एक और भी है, ICM की प्रॉब्लम। हमें जो I फाइंड करना है वो इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है और यही सेंटर ऑफ मास है। प्रॉब्लम ये कि हमें ICM पता नहीं है लेकिन I पता है, ये जो एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर उसके अबाउट I हमें पता है। तो अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो ICM हमें पता करना है और ये जो I है ये इस एक्सिस के अबाउट है और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ mr²। तो I हमें पता है हाफ mr² इक्वल टू ICM प्लस mx²। ये डिस्टेंस, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो x कितना है 4r/3π। ठीक है, तो देखो इससे जो ICM है वो हमें मिल जाएगा। तो वो ICM फाइंड करके आप यहाँ पर रख दो, इसको सॉल्व कर लो, इससे ओमेगा मैक्स मिल जाएगा।